कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई किस पर होगी? जो 5 सदस्य मनोनीत किए जाने थे उसको लेकर के चैलेंज किया गया था। ये चैलेंज चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के एडवोकेट रविंद्र शर्मा ने किया था। 52 नंबर केस है और इस पर पैरवी जो है मनु अभिषेक सिंह भी करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर रविंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपने क्या तर्क दिया है कि जिसको आप इसे चैलेंज कर रहे हैं कि 5 सदस्य उपराज्यपाल मनोनीत नहीं कर सकते? क्या आर्गुमेंट दिखे अपने? देखिए, आर्गुमेंट यह है कि जैसे आपने सुना होगा कि जो ही पोलिंग हुई और बयानात आना शुरू हो गए कि चुनाव सरकार बनने से पहले ही जो है हम 5 लोग जो है बिना पूछे नॉमिनेट करेंगे। बीजेपी के लोगों के नाम भी आ गए और उस वक्त ये शक था कि हो सकता है कि गिनती में आंकड़ा करीब हो, बाद में भाजपा करीब नहीं पहुंची और ये जोर तोड़ की राजनीति से उन लोगों के 5 वोट इस्तेमाल करके 90 पे चुनाव करा के 95 का गिनती करवा करके कोई खेल ना करे। उस सिलसिले में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैंने बयान भी दिया और फिर से बयान आ रहा था कि जो है वो करने जा रहे हैं, अपना नाम भी आ गए। तो हमें नामों पे तो एतराज नहीं है, लेकिन पावर पे है क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो यूनिक था। हमने फिर सवाल उठाया उसमें। पिटीशन तो ये दायर हुई थी 8 तारीख को। अगर तो वहाँ स्ट्रेंथ कम होती तो उसी दिन मेंशन किया जाता, लेकिन छुट्टियां थी इसलिए ये सवाल उठाया गया है। जो आज लगा है उसमें डॉक्टर सिंघवी साहब आर्गू करेंगे। मैं पिटीशनर हूँ। तो बुनियादी सवाल ये है कि किसको पावर है। पावर तो गवर्नर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन संविधान में पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसकी एड एंड एडवाइस रिकमेंडेशन पे होती है। और भी कानूनी नुक्ते हैं कि हमारी असेंबली में चुनाव तो 90 के हुए और गिनती 95 की करवाएंगे। उसके अलावा हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 114 है, 24 लोग पार के बना के जी सब जगह ये लिखा है। लेकिन 5 लोग जो नॉमिनेशन का प्रोविजन किया गया ये बाद में किया गया, इसलिए ये भी कानूनी उस पर नुकते हैं। अब आज मामला लगा है, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या व्यू लेता है, लेकिन हमारा एक कानूनी मसला है कि ये पावर जो है वो किसको होनी चाहिए और किसके पास। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि अगर फिगर कुछ और बढ़ जाते, 29 से ज्यादा हो जाते तो ये पहले ही कर देते, यानी सरकार के गठन से पहले ही अपने मनोनीत कर लेते ये सदस्य। ऐसा भी कुछ आशंका जताई जा रही थी। आज करना चाहते हैं, सरकार का गठन तो अभी हुआ नहीं जी, तो हमारा यह है कि सरकार को पूछा ही नहीं जाएगा और इसलिए वो अपने तौर पे करना चाहेंगे। वो तो अभी कर सकते हैं, अभी तो वो हुई नहीं जी। और गिनती में ठीक है, मेजॉरिटी पूरी हो गई कोalition के पास और उसमें खेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुनियादी चीज तो ये है कि ये पावर किसके पास है और किसकी रिकमेंडेशन के पास है जी। इस तरह से हम सुनते हैं। ये एक बुनियादी कानूनी मसला है जिसमें मामला उठाया गया है। जी, तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय क्या व्यू लेते हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। रविंद्र जी, इससे हट के एक छोटा सा सवाल ले लूंगा क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। एक छोटा सा सवाल ये ले लूंगा कि आपने अलायंस किया तब भी सरेंडर किया, अब आपने समर्थन किया, बिना शर्त के आपने समर्थन कर दिया, कुछ लेन देन तो कर लेते। नहीं, समर्थन तो पहले ही था भाई। ये प्री पोल पोलिंग अलायंस है जी। ये तो आप समर्थन नहीं किया जी चुनाव में करते जी। हमारे वोट उनको पड़े, उनके वोट हमें पड़े, कहीं हम हार गए कहीं वो जीत गए थे जी। मगर हमने तो चुनाव कोलिशन प्री पोल अलायंस का तो अलग सिस्टम है। प्री पोल अलायंस में तो आप समर्थन थोड़ा किया जी। और जो लोग अब समर्थन कर रहे हैं वो आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, हमारे कोलिशन को ताकत देंगे जी लेकिन गिनती तो हमारे से पूरी हुई थी जी और कश्मीर के अंदर हमने विभाजन को रोका जी। इसकी वजह से कंप्लीट मेजॉरिटी आई। क्या गारंटी है कि अगर चुनाव अलग अलग लाया जाता तो आंकड़े यही होते? जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। जी रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, फोन लाइन पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ी खबर ये है कि आज 52 नंबर केस है, सुनवाई होगी,
5 सदस्यों को मनोनीत करने के फैसले पर आज सुनवाई होगी, जिसको चैलेंज किया है चीफ पर्सन रविंद्र शर्मा ने, और पैरवी करेंगे मनु अभिषेक सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। लेकिन हम अब चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन हट गया है, अब जून 2018 के बाद पॉपुलर सरकार मिलेगी, एक ऐतिहासिक ओथ सेरेमनी होगी। ऐतिहासिक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पहली बार एक संविधान और एक झंडे के तले एक ओथ होगी, और पहली बार 90 सदस्य होंगे, और 239 के तहत 239A के तहत ये जो है यूटी बनी है, तो लिहाजा इसमें पहली बार जो मंत्रिमंडल का आकार होगा वो भी कम होगा, और देखते हैं कितना ऐतिहासिक होगा। इस पर चर्चा करेंगे। सुरजीत मनास एनसी से हमारे साथ है। मनास साहब आपका, बलदेव बलोरिया डिप्टी मेयर हैं आपका भी बहुत, निर्मल महाना आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले हम सीधे शीतल के पास चलते हैं, क्योंकि अभी अभी बीजेपी की भी बैठक हुई है। जो नए निर्वाचित MLAs हैं उनकी इंटरेक्शन आपस में हो रही है। सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल जी। शीतल, आप किस तरीके से देखते हैं कि अब एक मजबूत विपक्ष जो है मिलेगा जम्मू कश्मीर की विधानसभा को, और कैसे विपक्ष की भूमिका रहेगी? बिल्कुल विनोद जी, देखिए जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव से पहले भी सियासत गरमाई हुई होती है और चुनाव के बाद भी सियासत जो है वो चरम पर होती है। और इसी तरह का दृश्य इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ सरकार बनने की कवायद में जुटी हुई है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी सरकार बने और ओथ लेकर वो नए मुख्यमंत्री के साथ, नए चेहरे के साथ अपनी सरकार का कामकाज शुरू करें। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने ये मान लिया है कि वो मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के बाद या परिणाम आने के बाद बीजेपी ने लंबे अंतराल के बाद ये बैठक की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज विधायकों की। सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके बाद आपसी मंथन हो रहा है। और ये बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ना सिर्फ एक ऑपोजिशन के तौर पर, एक विपक्ष के तौर पर सरकार को ऑफेंड या डिफेंड करना है, बल्कि जो अगले चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव होंगे या फिर ULBs के चुनाव होंगे, पंचायती चुनाव होंगे, उनके लिए रोड मैप तैयार करना, उनके ग्राउंड तैयार करना, यानी सियासी ज़मीन भी कैसे बीजेपी को तैयार करनी है, आगे लिए भविष्य कैसे तय करना है, उसको लेकर भी मंथन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है और सबसे जो आज इस बैठक की महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकलकर सामने आएगा, वो विपक्षी दल का नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई नामों पर मंथन हो रहा है, कई नाम इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि बीजेपी कई बार अपने ऐसे फैसलों से चकित भी कर देती है। तो हो सकता है कोई ऐसा नाम निकल कर आए जिससे हम फिर से जो चकित रह जाएं। लेकिन जो 2 या 3 बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, उसमें किश्तवाड़ पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से सुनील कुमार शर्मा हैं, जिनका नाम अभी लगातार सुर्खियों में है। जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। साथ ही साथ दूसरा बड़ा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता रहे हैं और उसके बाद जब बीजेपी में वो शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो भाई हैं देवेंद्र सिंह राणा, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। ये 2 नाम इस वक्त ज़्यादा सुर्खियों में हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि बीजेपी अब आखिरी मोहर किसके नाम पर लगाएगी, ये इस विधायक दल की बैठक में साफ होगा, जब आपसी मंथन होगा, जब बड़े नेताओं के साथ बातचीत होगी। क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हैं, निर्मल सिंह हैं, बाकी जो अन्य बड़े बड़े नेता वो भी इसमें मौजूद हैं। तो अब देखना होगा, कुछ ही समय के बाद ये तस्वीर साफ होगी। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो विपक्ष के साथ या मजबूत विपक्ष के साथ ही अगले 5 साल इस सरकार के सामने खड़ी होगी और सरकार के सामने मुद्दे उठाएगी। जो भी एक और सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए, जो कभी भी जो ओथ सेरेमनी होगी, सरकार का गठन होगा, कभी भी राज्यसभा के इलेक्शन यहाँ पर है, और जो फिगर है 55 विधायक जो हैं अलायंस के साथ हैं और 35 जो है 34 जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। तो अगर आंकलन किया जाए तो 4 में से 1 सीट बीजेपी को मिलती जा रही है और 3 सीटें जो है किसी तरीके से एनसी अलायंस को जा रही हैं। और गणित बिगड़ा है बीजेपी का, आपको लगता है थोड़ी सी फिगर हो जाती, शायद ये जिन लोगों को इन्होंने आश्वस्त किया था कि आपको टिकट नहीं देंगे, आप कहीं एडजस्ट करेंगे, उनको भी एडजस्ट होते राज्यसभा में, एटलीस्ट 2 लोग तो एडजस्ट हो जाते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से उम्मीदें बीजेपी ने चुनाव से पहले लगाई थी कि उनका नंबर बढ़ेगा, और उसके लिए पूरा बल पूरा जोर भी बीजेपी ने लगाया। रैलियां हमने देखी और राजौरी पुंछ की तरफ ज़्यादा इस बार ध्यान दिया गया था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार रैलियां भी की। लेकिन उस जो उन्होंने एक लक्ष्य रखा था, एक टारगेट रखा था, उसके मुताबिक रिजल्ट बीजेपी को नहीं मिल पाया। उसके बाद भी 29 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। लेकिन इस वक्त अगर मजबूत यहाँ से कोई है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, एक गठबंधन तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कई सारे जो हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में इस वक्त अपना समर्थन रखा है। किसी ने बाहरी समर्थन दिया है, किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, ये तमाम चीज़ें। अब राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा में भी अब 4 मेंबर्स जो जाने हैं उसको लेकर यहाँ पर इस वक्त एक मंथन शुरू हो चुका है। अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि जो सरकार बनने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की, या बाकी जो अन्य दल इसमें होंगे, तो उसमें से 3 लोग जो हैं जो राज्यसभा की तरफ जा सकते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी को मात्र और मात्र 1 सीट यहाँ से मिल सकती है, जो बीजेपी के लिए एक कहीं ना कहीं सियासी दृष्टिकोण से चिंताजनक विषय है। और जैसे आपने कहा कि हमारे बहुत बहुत शुक्रिया वादे भी। जी शीतल जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाना जी, आपसे जानना चाहूँगा, महाना जी कल आए हुए थे, अरविंद केजरीवाल आए हुए थे, संजय सिंह आए हुए थे, भगवंत मान आए हुए थे, और अपने संबोधन में उन्होंने हल्का संकेत दे दिया है उमर अब्दुल्ला को कि आइए हमारे पास कैप्सूल कोर्स कर लीजिए ताकि आपको बता दें कि कैसे एलजी को हैंडल किया जाता है। पहले मैं बताऊं कि एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, पहले हम ये महाना जी को भी बता देते हैं, सुरजीत मन्हास जी को बता देते हैं, और बलोरिया जी को भी, कि क्या ये अगर हैंडल कैसे करना है, अगर इंटरफेयर करते हैं एलजी तो कैसे उनसे निपटा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कल क्या कहा, आइए देखते हैं। मंत्री बनने वाले हैं, हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं, और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया, जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। तो दर्शकों, आपने देखा कि टिप्स दिए हैं, उमर अब्दुल्ला को एक सुझाव दिया है कि कोई दिक्कत आती है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब अनुभव हो चुका है। क्या स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कल डोडा में ही थी, जब वो कल आए हैं, उनको रिसीव एयरपोर्ट पे करने गई थी मैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान है बहुत ही प्यारी कंट्री है हमारी, एंड फेडरल रिपब्लिक है यहाँ। तो यहाँ पे हर स्टेट जो है वो अपने तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स चलती है। अब धीरे धीरे करके अगर आप यूटीज़ में तब्दील करते जाएंगे सारी स्टेट्स को, और कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने हाथ में वो रखना चाहेंगे, तो फिर क्या है, फिर अरविंद केजरीवाल जी का आपको याद होगा कि आपके पिछले प्रोग्राम्स में मैंने जब भी आके आवाज़ उठाई है और आपसे बोला है कि आप ऐसे नहीं बोलें कि सारे हमारे नेता जेल में चले जाएंगे। मैंने याद होगा अगर आपको, तो मैंने कहा था ये जेल से बहुत जल्दी वापस आएंगे। बलोरिया जी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो मैं, आप मेरी बात सुने पहले, क्यों ये स्टेटमेंट आप हमेशा बोलते रहे हैं कि आपकी सरकार तो जेल से चले। आज आप देख रहे हैं सारे दिग्गज नेता हमारे बाहर हैं। क्यों बाहर हैं आप जानते हैं? क्योंकि जब आप एक भी एविडेंस उनके खिलाफ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो जेल से तो उनको आप पीएमएलए के अंडर उनको 1-1 साल तक जेल में तो रख सकते हैं, लेकिन जब कुछ प्रूव नहीं होता तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी न्यायपालिका जो है, जो हमारी न्याय प्रतिक्रिया है, वो तो इंटरवीन करेगी और इंटरफेयर भी करेगी। और आज आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में दस्तक दे दी। जहां तक
केजरीवाल जी की बात है, उन्होंने अगर सुझाव नहीं दिया है, उन्होंने एक अपना एक्स जो है वो साझा करने की कोशिश करी है और बोला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एलजी सरकार जो दिल्ली में हमारे चुनिंदा एमएलएस जो हैं, सरकार हमारी है उसको काम ही नहीं करने दे रहे हैं, हर जगह इंटरफेरेंस और मैक्सिमम पावर्स इन्होंने अपने हाथ में रखी है। और जहां तक मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, आप जानते हैं यहाँ पे भी इलेक्शन से पहले ही बहुत सारी पावर्स जो हैं इन्होंने एलजी को ट्रांसफर कर दी हैं। कारण क्या है? ये जान के हम हारने वाले हैं, तो जब हम हार जाएंगे और एलजी सरकार यूटी में होगा और पावर्स जो हैं वो हमने इनडायरेक्ट वे में अपने हाथ में रखनी है, तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही सारी चीजें जो ट्रांसफर कर ली हैं। हमारे आदरणीय बिलोरे साहब भी यहाँ पे हैं और एनसी जिनकी सरकार बनने जा रही है उनके पिता भी यहाँ पर हैं। तो मैं क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है कि भैया वहां भी हमें काम नहीं करने दे रहे, लेकिन हम किस पे काम कर रहे हैं, वो अगर यहाँ पे हमारी जरूरत पड़ी, मेरे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ी, तो मैं हम सुझाव के लिए बिल्कुल ओपन हैं। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज जहाँ पे आम आदमी पार्टी का कहीं कोई वर्चस्व नहीं था आपकी स्टेट में, आज एक जो है हमने मील का पत्थर एक गाड़ दिया है। एंड आई एम श्योर आगे आने वाले समय में हमारी परफॉर्मेंस। बुलोरिया साहब से जानना चाहूंगा। बुलोरिया साहब, कल मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था रविंद्र रैना की, वो कह रहे थे कि सत्ता की कुंजी तो एलजी के हाथ में रहेगी, यानी आपके इरादों पे भी हमें कभी डाउट होता है, मंशा पर संदेह होता है। उन्होंने सच्चाई कही है। अब ड्यूटी है तो ड्यूटी जो पावर एलजी को देती है वो तो रहनी है उनके पास, तो ये तो सभी कहते हैं। सबसे पहले केजरीवाल जी की सुन रहा था, वो भी तो कह रहे थे, उनसे पहले कह रहे थे। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानगी होती है इनकी बात सुन के, महाना जी की जी कि जम्मू कश्मीर में भी आपने खाता खोला है, अच्छी बात है, मुबारक है आपको, थैंक यू। लेकिन मैं डोडा का प्रभारी रहा हूँ, जो आपके कैंडिडेट जीते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं जानता हूँ उनको। कोई आप आदमी की कोई बहादुरी नहीं है, वो एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने जीता चुनाव डीडीसी का, और वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बना कि वो जीत गए। तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपको बिना मेहनत किए आपको एक नेता मिल गया और एक एमएलए मिल गया। आपको बहुत आप देखिए, मेरी बात सुनिए, नहीं वो अगर नहीं आप ये नहीं बोल सकते। अगर देखिए, महराज मलिक ने सीट जीत के दी है, नहीं आप इंडिपेंडेंटली नो बोलते थे, क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा? आपकी खुशकिस्मती है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बाकी बात सुन के राजी नहीं होना, यही प्रॉब्लम है आपकी। मैंने आपको सुना, मेरी बात सुन नहीं, आप लेकिन आप गलत चीज नहीं बोल सकते। सच्चाई कही है, ऑडियंस को गलत चीज कैसे बोल महराज सकते मलिक हैं? ने आपको एक सीट जीत के दी है, मैं मानता हूँ इस बात को। आपने केजरीवाल ने सीट आम आदमी पार्टी के हैं, अगर वो केजरीवाल हमारे सीट 14 जिताता, साल से काम कर रहे हैं, दिग्गज नेता, कर्मठ नेता हैं वो। पता है हमें कितने की देर, फिर मैं पता है आपको तो नहीं पता, फिर आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। You can't say कि अच्छा, वो- दूसरा, अगर इतना ही था, जेल के बाहर निकलने के बाद केजरीवाल जी जेल सब कुछ ठीक था, तो हरियाणा में जीरो कैसे हो गया जहां उनका होम टाउन था? वहां पे एक भी सीट इसको नहीं मिली जी। तो कहने का मतलब है, मैं फारुद्दुल्ला जी को सुझाव देता हूं कि केजरीवाल जी के सुझाव उनके पास ही रहने दो। अगर जम्मू कश्मीर की जनता का भला करना है तो सरकार के बीच में रह के भला करो, जेल में रह के भला नहीं होता। केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर नहीं चलना, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क नहीं करना है। वैसे भी वो सुलझे हुए आदमी, उनको पता है कि कैसे चलाने के। पहली स्टेटमेंट थी अमरुदुल्ला जी की कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। भगवान करे, अच्छा है, सबको साथ लेके चलें, लेकिन केजरीवाल जी के रास्ते पे चलेंगे तो ना जम्मू का कुछ बचेगा ना उनका कुछ बचेगा, तो उसमें भला उनका भी नहीं है, हमारा चलिए लोगों आगे का भी आने नहीं वाला है। समय बताएगा कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। आपके उसमें तो सच्ची वैसे ही बात है, कुछ नहीं बचा। सच्ची बात है, आपको परेशानी हो रही। नहीं अगर आपको इतना ही आपको ज्यादा था तो परेशानी। आपको सारी सीटें जीतनी चाहिए थी। आपने तो हमने- आधे देश में, हमें जो लोगों ने आधे बर्डन प्रदेश में दिया, आपने हमने अपने लिया। नहीं आप आपके भी लोग जुझारू खड़े हुए जितने थे, नेता थे, आपके आपने लोग उनको कहाँ टिकट थे? से नहीं दी। आप हमें जानते थे लोगों कि ने सारे बर्डन दिया। करप्ट हैं, ये आज सारे जम्मू करप्शन में लिप्त कश्मीर हैं। में नहीं सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हो रहा भारतीय जनता पार्टी का रहा। कंग्रेचुलेशन नंबर देनी 1 चाहिए पार्टी जो जीता है उस पर। ठीक है, क्रेडिट देना चाहिए पार्टीज को जो काम करती हैं। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैं ऐसे मना करती साहब, है। मना साहब, मना साहब को समझ नहीं मैंने आया। तो सच्चाई आपसे सवाल सामने लाई है आप कि सच्चाई- नाराज आप मलिक ने सच्चाई आपको अपने सीट पास जीत के दी है, उसका धन्यवाद करो। और किया भी है केजरीवाल जी के बड़ी उसके बाद हंसी आती है अच्छी आपके बात है। ऊपर। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। 50 से ऊपर सीटें लेने वाली पार्टी जो है और 60 और मैंडेट में रहने वाली, आज आप कहां पहुंच गए
रहे हो अब हमारे ऊपर हंसी आती है, अपना हाल देखते नहीं है, ये तो रोना है। आपको चलिए मना साहब आपसे बाकी जानना पार्टियों चाहता ने हूँ आपको आईना दिखा दिया है, एनसी ने आपको एक आईना चीज, दिखा दिया है। रिजल्ट ठीक है आते ना? ही हमारे पास आपको लाइन से लोरिया साहब रिजल्ट आते ही आपका रवैया लचर हो गया, लचीला हो गया केंद्र सरकार को लेकर के कि कोई गतिरोध नहीं होगा, मिलकर सरकार चलाएंगे, यानी केंद्र के सहयोग से। इसकी वजह यही है। नहीं विनोद जी, इसमें बुराई क्या है? हमने सरकार चलानी है ना, सरकार चलानी है, लोगों के लिए काम करना। जब लोगों के लिए काम करना तो अगर केंद्र के साथ चलना पड़ता तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं विनोद जी। जो एलजी हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बीजेपी के इशारों पे वो चलेंगे और जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने साफ सिग्नल दिया है कि हम केंद्र के साथ चलना चाहते हैं, लोगों का भला करना है, अपना भला नहीं करना है। ये लोग अपना भला सोचते हैं। Absolutely. ये 50 के ऊपर सोचते थे, 29 पे आ गए, आज भी अकड़ दिखाते हैं। आज भी ये कहते हैं कि अच्छी ऑपोजिशन बनिए जनाब, अच्छी ऑपोजिशन का रोल करिए, कोई खेला मत करना, ठीक है ना? ये खेले आप कभी एलजी के साथ मिलकर खेला करते हैं, कभी जो दूसरे एमएलओ के साथ मिलकर खेला करते हैं, वो खेला मत करिए। लोगों का काम होना चाहिए और हमने बताया है। हमारी कोई जिद नहीं है, हमारी ग्लोरिया साहब हमारी जिद नहीं है, लोगों का काम करना है। स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करना है, ठीक है ना? यहाँ पे जो आपने कितने यहाँ पे क्या बताया जाए, कितना गंद डाल दिया है पिछले 10 सालों में, उस गंद को साफ करते हुए टाइम लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब उसमें जो है हमारी मिलिटेंसी कहाँ खत्म होगी। अभी 4 दिन पहले भी मिलिटेंसी का जोर चल रहा था। आप किस चीज पे क्रेडिट लेते हैं मिलिटेंसी पे ग्लोरिया साहब, मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है नहीं? पत्थरबाज बाकी मिलिटेंसी तो चारों तरफ मिलिटेंसी का ये हाल हो गया कि जम्मू में भी मिलिटेंट अटैक्स होने लगे आपके राज्य में। सिर्फ पत्थरबाजी आप दिखाते, आप श्रीनगर सिटी की बात करते हैं, श्रीनगर से बाहर निकलिए, गुड़गांव में, कुपवाड़ा में, उड़ी में, कहाँ नहीं होता, उधमपुर में, रियासी में, कठुआ में। मना साहब एक गंभीर सवाल ये है कि रिप्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अब मैं सोच रहा था कि सांबा से तीनों जो विधायक जीते हैं, सांबा में आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, जम्मू अर्बन में आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, उधमपुर में आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, ये आपकी दिक्कतें हैं। यानी जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान नहीं होगा, ऐसा कभी आपने सोचा है? नहीं, मुझे एक बात विनोद जी समझ नहीं आती, क्या जम्मू कश्मीर अलग अलग है? जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। ये मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर को। जब भी कोई बात करता है जनाब जम्मू अलग, बीजेपी को मिल गया जनाब वहां पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को आप अलग मत करिए, एक स्टेट है। और रही बात जम्मू के लोगों की, तो जम्मू के हित की। मना साहब ये तर्क मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपने ही ये आर्ग्यू किया था कि हम जब जीत के आए थे 2002 में तो नहीं थी सरकार बनी आपकी, 2008 में 96 में भी आपने जम्मू को रिप्रेजेंटेशन दिया, जबरदस्ती दिया ना, तब आपको जम्मू और वो अलग अलग नजर आता था, इसलिए मैंने आज भी नहीं अलग नजर आ रहे हैं, आज भी अलग नजर नहीं आ रहे। तब 96 में 4 लोग जिताए, एक के साथ एक फ्री किया, 8 लोगों को मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है ना? तो अब एक के साथ एक फ्री नहीं होगा, कम से कम एक तो देंगे ना कुछ करेंगे। देखिए थोड़ा इंतजार करिए, अगर इनके एलजी अपर हाउस है नहीं है तो क्या करेंगे? एलजी साहब अड़चने नहीं अड़ाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है जम्मू के साथ। सब प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पता है जो मुर्तजा जी बात कर रहे हैं वो समझते हैं कि मैं क्या चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मेरी पावर्स क्या है। मैं मतलब आप जानते हैं कि उनको तंग करना है, आप जानते हैं उनको तंग करना है। आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो आपकी चीज हक में है नहीं वो कहाँ से देनी है, जो पावर में है नहीं आपके, जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता आपको जो चीज, वो चलिए ग्लोरिया साहब आपके नुमाइंदे हैं ना, आपके नुमाइंदे हैं ना, उनको कहिए जम्मू के हित के बारे में पूरे जोर शोर से काम करें। आपके नुमाइंदे हैं, जम्मू के हित के बारे में करें और गवर्नमेंट उसको पूरा सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी। आपके नुमाइंदों को हित के बारे में करें, ऑपोजिशन के बारे में नहीं करें, सिर्फ कि हमने ऑपोजिशन ही करनी है। आपके नुमाइंदों को कहिए जम्मू के हित के बारे में करें और गवर्नमेंट जो है हमारी
पूरी लोगों सपोर्ट के हाथ करेंगे, ताकि बेरोजगारी लोगों दूर का करेंगे, लोगों का अच्छी बात है, काम होना बेरोजगारी दूर चाहिए। करिए। लोगों की आपने- जो है उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है। नुमाइंदे आपके हैं या हमारे हैं, मेरा लेकिन क्या- लोगों की उम्मीदों पे खरा बिल्कुल, उतरना है। मेरा ठीक है कहने का ना? मतलब है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हम एलजी सरकार के आप बलोरिया साहब एलजी एलजी सरकार क्यों बोलते अभी हैं? इनके पास कोई आपके नहीं है। आपके क्या है? दिमाग में कोई खटका है। आपकी पावर आप क्या हमें है? ये क्यों मैं सिखाना नहीं कह चाहते रहा। हैं एलजी सरकार एलजी सरकार? इसका मतलब अब- आप जो अब- अड़चने अड़ाना अब चाहते एक हैं। एडिटर का एक पेपर का देखिए, एडिटर बना सबसे के बड़ी- बैठा है। इन्हें मालूम है एडिटर कि बना बस है। इन्हें पता है कि हमने अड़चने अड़ानी है। अड़चने अड़ानी बड़े है। बड़े बैठा है। जितनी आपकी पावर है आपने वही काम करना है, आपको पता मतलब होना आप चाहते चाहिए। हैं कि अड़चने अड़ाना चाहते हैं अड़चने में ना? क्या है? हमें पता है ना हमारी पावरें क्या है। आपको पता होना चाहिए, हमें बस। पता है, बस हमें यही पता होना है। चाहिए, यही- आप अपने नुमाइंदों से कहो आप कि लोगों को जम्मू के गुमराह- लोगों ने लोगों आपको को मैंडेट गुमराह दिया मत करिए। मैं है, कह रहा हूं, उनके काम हक करो, में जाए, काम करो। आवाज बुलंद करिए, जम्मू काम करो, कश्मीर लोगों काम को करिए, काम करो। गुमराह काम मत करना है, करिए। काम और करना सरकार लोगों आपके के साथ लिए। है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और की ये सरकार काम- लोगों के हित के लिए, स्टेट के हित के लिए, जम्मू के हित के लिए आपके साथ है। लेकिन आपके दिमाग में खटका है जो है ना कि एलजी साहब एलजी साहब एलजी साहब, हमें मत पढ़ाइए, हमें पता जो है LG ये पावर एलजी साहब है, के वो साथ है। कैसे चलना है। वो आप- वो बड़ी हमें खबर पता आई है, अभी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 52 नंबर पर यह केस लगा हुआ था। हम सब जानते हैं कि याचिका दायर की थी, मनोनीत विधायकों को लेकर के याचिका दायर की थी एडवोकेट रविंदर शर्मा, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और आज सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट में जाया जाए। ये विधायकों को मनोनीत करने के संबंधी याचिका थी और 5 विधायकों को मनोनीत करना था। हम सब जानते हैं इसमें से जो 2 हैं कश्मीरी विस्थापित पंडितों में से होने थे, एक पीओजे के रेफ्यूजी का होना था, 2 महिलाएं जो पहले से चलती आ रही हैं वो मनोनीत होनी थी। आज 52 नंबर केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में सुनवाई करें, उसके बाद सीधे इधर आए। एक बड़ी खबर है जो सुबह से हम इसको ब्रेक करते आ रहे हैं, उसमें नई ब्रेकिंग ये जुड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी जी बलदेव जी आपसे मैं शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि 10 सालों में आपने बहुत गंद डाला है, 10 सालों में आपने बहुत गंद डाला है। लोगों का ध्यान भटकाने के सिवा और कुछ नहीं है। जी 2 विधायक तो पहले ही मनोनीत होते थे जी, इन्होंने किए थे, गवर्नमेंट करते करती आए थी थे। ना, गवर्नमेंट करती थी ना, मैं करते एलजी थे। साहब पहले से होता था, अप्रूवल बात लेती आज थी, भी जो भी होता है। गवर्नर होता आज था। आज भी वही होना है। आज भी तो कहाँ करते होगा? थे। आप पहले आज से उसमें करने की 2 कोशिश कर कश्मीरी रहे हैं। पंडितों को रिप्रेजेंटेशन दी, जिनको ने 70 साल तक जिन लोगों ने वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, उनको हम एक रिप्रेजेंटेशन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। उनकी परेशानी क्या है? ये खाली लोगों को भड़काने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, असली काम से पीछे हटने के लिए, ये इनकी पहली शुरुआत है। जी तो मुझे लगता है कि वो 5 लोग आपको बीजेपी से ही नजर आए, क्यों किसी और पार्टी से नजर जब आप नहीं करते आए? हैं, आपने दूसरी पार्टी से भी ले लेने थे। अभी तो आपने फाइनली नहीं किया। ये फाइनल कर रहे हैं ना कर रहे हैं। आप ये तो जब आप ये पब्लिक में है, पूछिए पब्लिक कि में 2 है, आप लोग कौन से लोग जो फाइनल 2 कर रहे लोग हैं? आप नॉमिनेट करते थे, वो कहाँ से करते थे? जनाब आप कहाँ पब्लिक से करते थे। कहाँ से करते थे? क्या तरीका अपनी था पार्टी से तो नॉमिनेट करना है। करने का? क्या तरीका था आपको बलोरिया पूछिए साहब? सरकार चलानी उन्होंने। आपको बताइए दिल्ली ना। वालों ने ये बात, वही तो बात आ गई बलोरिया ना। साहब, आप अपनी बताइए, limitation से समझिए। आप कैसे सरकार चलाना चाहते हैं? आप क्या है? आप तंग करना दिल्ली चाहते वालों ने हैं, सरकार बताइए। कैसे चलानी है वो उनको पता देखिए है। लोगों के हित आप की बात। अपनी लिमिटेशन देखिए बलोरिया साहब, मैं वही तो कह रहा था मुद्दों पे पहली बात बार, करिए, बात मुद्दों पे बात करिए। 2 बंदे आप नॉमिनेट करते थे, कैसे नेशनल- करते थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल कार्यकर्ता होते थे। गवर्नमेंट करती थी मैं और नाम लेके रिकमेंड बताता करती हूं। थी गवर्नर साहब को। आप आप भी ये- गवर्नमेंट को करनी दीजिए, रिकमेंड करते हैं हम। तो गवर्नर नहीं करने आज भी, आपने थोड़ी करनी, मैंने थोड़ी करनी। गवर्नमेंट उन्होंने रिकमेंड करनी है। करती थी। कमाल। देखिए आप उलझना चाहते हैं ना, तो आप कार्यकर्ता, आप जो है ना, आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता करते थे। हमने क्या करना है? हमने देखा है जब करते थे। कोलिशन गवर्नमेंट होती थी, एक जो फीमेल एमएलए मनोनीत आप होती थी, लोग करते थे हर जनाब बार। जो मेजॉरिटी में होगा वही करेगा ना, जो माइनॉरिटी में होगा वो थोड़ा करेगा। विनोद जी, मेजॉरिटी वाला करेगा ना, माइनॉरिटी वाला थोड़ा करेगा। इन्हें पता था कि हमारे को उतनी आने- सीटें आने मिलने नहीं नहीं है, वाली, आने इसलिए नहीं है। पहले से हाँ। इन्होंने अपनी 5 बीजेपी की वो वाली सीट्स तो वो करने जो की कोशिश गवर्नमेंट करी। है मेजॉरिटी फिर भी में आप वो करेगी, mandate माइनॉरिटी में आप आ फिर जाएगी। भी mandate में नहीं आपने आ रहे, देखिए आप फिर उनको भी पता था, नहीं, नहीं, इसीलिए इन्होंने और फौजियों को हक दिए। उनको देखिए, पता मेरी था। बात सुनिए, जनाब वो लोगों ने वो दे दिया ना, इसलिए पहाड़ी को हक मैंडेट दिया। दे दिया। पहाड़ी में आपका कैंडिडेट नहीं जीता। एक मिनट, बिलोरिया साहब नहीं मेरी जीता बात ना। सुनिए। वोट लेने के लिए चलिए थोड़ी जा रहा हूं। महाराज, और आपको बताते चले कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन समाप्त हो चुका है और अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ हर एक कदम उठ रहा है। और उमर अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज भी आप देखते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं।
कल तक जो कहते थे कि ऐसी सरकार में इलेक्शन क्यों लड़ने जिसमें हम 4th क्लास का तबादला नहीं करवा सकते, आज वो खुश हैं चीफ मिनिस्टर बनने पर। 2 जगहों पर लड़े, दोनों जगहों पर जीते, प्रचंड बहुमत इनको मिला है, 42 सीटें मिली हैं। 42 सीटों के साथ साथ 5 निर्दलियों का उनको समर्थन है, 6 कांग्रेस से हैं, 1 CPIM से, माकपा जिसको बोला जाता है, आम आदमी पार्टी के 1 विधायक का भी उनको समर्थन है। आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। आसिफ, कश्मीर में जोड़ तोड़ की बात चल रही है, किसको मिनिस्ट्री देनी है, किस तरह की? आज मीटिंग भी होने वाली थी NC की, क्या है जी? चल रही हैं और इन मीटिंग्स को अगर आप खुफिया कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। एडजस्टमेंट शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने हिसाब से करनी है, और वो पुराना सिस्टम तो है नहीं कि 15, 20, 25 लोगों को आप एडजस्ट कर पाएँ। बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। फिर एक जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर उसके पास नंबर्स कंप्लीट हैं, सारी चीज़ें उसके फेवर में हैं, 55 के आसपास अलायंस की सीटें बन जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक किस्म का प्रेशर है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो दिल्ली लेटर गया, जो रेजोल्यूशन बनाकर भेजा गया, उनकी तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला जो इस पद को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस चीज़ को लेकर फेवर किया जा रहा और वो खुद मांगते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि 2 और सीटें कैबिनेट में मांग रहे हैं कि हमारे भी 2 मंत्री होने चाहिए, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है। तो थोड़ा सा लग रहा है कि जो टसल एक मिनिस्ट्री की है वो यहाँ से भी शुरू हुई है। दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दबाव इस हिसाब से भी है क्योंकि उसको चिनाब वैली से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं, लेकिन ठीक ही हैं, शायद उन्होंने इतना ही एक्सपेक्ट किया था। वहाँ से भी 1-2 MLAs चुनकर आए। पीर पंचाल बेल्ट में उनकी वोट परसेंटेज काफ़ी ऊपर चली गई है, उस साइड से भी काफ़ी प्रेशर है। फिर आप जम्मू प्रोविंस में देखेंगे तो जो बार बार एक नया हमने देखा कि एक सवाल पूछा जा रहा कि जम्मू प्रोविंस का क्या होगा, जहां से सीटें नहीं मिली लेकिन जब सरकार चलानी है तो बराबरी की एक निगाह रहे। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं, एक तो काफ़ी लेट अभी तक हो रहा है सारे नाम कंफर्म करने में, दूसरा एक पूरा जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, जब तक हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन ख़त्म हुआ, इन सारी चीज़ों के बीच में एक प्रोसेस था कि यहाँ से सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशंस के साथ जाएं, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कहें कि ऑल इज़ वेल, सेंट्रल रूल अब यहाँ पर ख़त्म किया जाए। वो प्रक्रिया जब तक हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कंप्लीटली कहा जाए कि नाम फाइनलाइज किए गए हैं, 4 से 5 नाम जिन पर अभी भी अगरचे हमारी जानकारी के मुताबिक फाइनलाइज कर दिए गए हैं, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। प्रेशर टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों से काडर से खेली जा रही हैं और उसमें नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से अच्छे खासे वोट पड़े हैं, कुछ सीनियर फेसेस हैं, 24 नए चेहरे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद भी चाहती है, जो हमारी जानकारी है, कि नए फेसेस और पुराने कम, नए फेसेस ज़्यादा जाएं। लेकिन ये जो मिनिस्ट्री वाला सिस्टम है, थोड़ा सा हमें अभी भी महसूस हो रहा है और जो जानकारियाँ मिल रही हैं, कांग्रेस के साथ हल्का सा ही सही लेकिन पेच फंस सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर्स जरूर हैं, मगर इसके बावजूद भी जो उसका वादा है उसको तोड़ा शायद ना जा सके। और साथ में जब कांग्रेस को लेकर, तो अगर ये 2 मिनिस्टर्स प्लस डिप्टी CM वाली बात 100% सही मान ली जाए तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। अभी भी रास्ता पूरी तरीके से आसान नहीं होगा। 48 घंटों के पहले जब आप सरकार बनने की तरफ जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश में, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हम अभी भी देख रहे हैं। दोनों प्रोविंसेस को लेकर अभी भी वो जो आप कह सकते हैं कि एक तरह का क्योस है, कंफ्यूजन है। फाइनलाइज नाम हो जाने चाहिए थे, काफ़ी वक्त हो गया लेकिन नहीं हुए हैं। आसिफ, एक सवाल ये उठता है कि अगर सपोज एक तो कांग्रेस पार्टी बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं जी, अगर कांग्रेस पार्टी कहती है बार्गेनिंग करने की स्थिति में आती है तो NC के पास वैसे भी 49 मेंबर्स हैं बिना कांग्रेस के मिलाकर के 55 बन जाते हैं। और जो एक वायरल हो रहा है व्हाट्सएप, उसमें ये है कि नॉर्थ कश्मीर से मीर सैफुल्ला को दिया जाता है, साउथ कश्मीर से जी मीर को दिया जा सकता है, सेंट्रल कश्मीर से रहीम राथर, इससे 2 एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए जी मीर भी एडजस्ट हो जाएंगे, तारिक हमीद करा को हो सकता है स्पीकर बना दिया जाए, हो सकता है जो गतिरोध बना हो वो समाप्त हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस की फिगर इतनी नहीं है जिससे वो बार्गेनिंग कर सके। थोड़े से 2-4 विधायक और होते तो शायद वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की डिमांड करते। बिल्कुल मुश्किलें हैं। मैंने शुरुआत में कहा ना कि ये जो नंबर गेम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में है। यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दी है, लेकिन चूंकि हमने देखा
राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब मुलाकातें हुई थी श्रीनगर के अंदर, तो उस वक्त ये भी कहा गया था कि अगर वन साइडेड नंबर गेम चले जाते हैं तो उस वक्त भी खबरें आई थी कि तब भी चीज़ें एडजस्ट करनी है, मैनेज करना है, ताकि किसी भी तरीके से कोई किओस, कंफ्यूजन या किसी किस्म का गतिरोध ना बने जो कल को जाकर सिस्टम में दोनों साइड चीज़ें प्रभावित कर सकता है। फिर जो आपने नॉर्थ कश्मीर वाली बात की, मीर सैफुल्ला जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, अब्दुल रहीम राथर का सेंट्रल कश्मीर से नाम आ रहा है, लेकिन जो नया काडर है, इन 42 एमएलएज में से आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मिलाकर 48 नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन जाती है, लेकिन 42 में 24 नए चेहरे हैं, उनका प्रेशर काफी ज्यादा है। पीर पंचाल बिट से 2 बड़े फेसेस हैं, दोनों को लेकर खबरें आ रही, जबकि राजौरी में सुरेंद्र चौधरी जो कि एक हॉट सीट थी, काफी क्लोजली हमने भी चीजें मॉनिटर की, उनका नाम सामने आया। एजाज जान, जावेद राना, ये वो नाम हैं जो उस बेल्ट से जीत कर आए हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमने देखा कि पीर पंचाल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे ज्यादा कैंपेन किया। गृह मंत्री गए, रक्षा मंत्रालय की तरफ से लोग आए, बाकी तमाम चीजें, उन एरियाज से सीटें निकालना, फिर पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी सारे वोटर्स को इकट्ठा करके सीट देना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टॉप लीडरशिप है उसके लिए इस वक्त डिसाइड करना मुश्किल हो गया। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस के लिए वाकई में चीजें मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी अगर एडजस्ट होती हैं, जो हमें लगता है जो संभव है, इन 9 से 10 संभावित चेहरों में गुलाम अहमद मीर एक चेहरा हो सकते हैं, और दूसरा जो पहले दिन से, पिछले 3-4 दिनों से हमने खबरें चलाई भी, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि तारिक हमीद कर्रा को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। काफ़ी हमने देखा कि जब अलायंस किया जा रहा था, जब श्रीनगर में सिग्नेचर्स किए जा रहे थे, तो उस वक्त पार्टी काडर नाराज़ भी उनसे था, लेकिन इसके बावजूद वो गए, खतरा मोल लिया, उसके बाद सीट अपनी भी निकाली। तो शायद आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के एक किसी पद पर, उनमें से आप कांग्रेस का चेहरा और एक मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट शायद हमें अभी तक नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाना जी, जिस तरीके से घोषणा पत्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का, उनका ये कहना है कि 1 लाख जो रिक्त पद है वो बढ़े जाएंगे, इससे अर्थव्यवस्था पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट क्या होना है वो तो बात की बात है। अभी जो सरकार चलाने का फार्मूला तो आप ही बता रहे। देखिए सरकार चलाने का फार्मूला जरूर बताएंगे जब हमसे कोई पूछेगा, तो क्योंकि हमें आदत नहीं है किसी के भी फट्टे में टांग अड़ाने की, जैसे पूछता नहीं है, हम फालतू की सलाहें कम ही देते हैं। उन्होंने खाली एक सुझाव दिया है। मुफ्त की राजनीति आपको बड़ी अच्छी आती है, मुफ्त की राजनीति नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा है मैं सुझाव दे सकता हूं अगर पूछा जाए कि मैंने अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे तो आप जानते हैं एनसी अपने आप में बहुत सक्षम है, बड़े सालों से ये पार्टी जो है रीजनल पार्टी है, लेकिन बहुत बार राज कर चुकी है जम्मू कश्मीर पे। देखिए, इस समय मुझे लगता है मुद्दा एनसी का या कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का, जो ये मेन पार्टियां हैं यहाँ पे, उनका नहीं है। मेन मुद्दा इस समय है कि जो हमारे प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 सालों से इतना अनरेस्ट हो चुका है। और अनरेस्ट ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हो रखा है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी, काम भी बहुत अच्छे हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अनरेस्ट हो रहा है, जो अप्रोच होती है, वो अप्रोच जो है वो जब तक हेल्दी नहीं होगी, वो अप्रोच जब तक सबको साथ लेके चलने की नहीं होगी, तब तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बोलते तो बहुत कुछ है। प्रॉब्लम इनकी ये है कि जो इनकी कथनी और करने में हमेशा फर्क होता है। जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं है, और जो ये करते हैं वो किसी को बताते नहीं है। तो लेकिन राजनीति में, और सबसे बड़ी बात है जो डेमोक्रेसी है, जहां पे एवरीथिंग शुड बी ओपन, ये साथ लेके नहीं चलते। ये अपने डिसीजन लेते रहते हैं, और इतनी जल्दी में ये सारे डिसीजन लेते हैं कि रातों रात ये पुल खड़े कर देते हैं, रातों रात ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, पता चलता है अगले दिन सब कुछ ढह गया है। अब आप खुद ही देखें, आपके बड़े मैं अगर आपको बोलूं, सारे ब्रिजेस अब टूट गए हैं जो बनाए हैं आपने, संसद इतनी जल्दी बनाई, वो उसमें पानी चू रहा है, आपका राम मंदिर है वो उसमें पानी है। तो ये नो एक मिनट, अकाउंटेबिलिटी होनी बड़ी जरूरी है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके जो ऊपर के नेता, जो मेन नेता है, उनकी कोई प्रॉब्लम है। देखिए, नीचे जो
क्या होता है, पॉपुलेशन नीचे तक आती है। तो जब तक आप नीचे वालों को आंसरेबल नहीं बनाते हैं, जब तक अकाउंटेबल नहीं बनाते हैं, देश का करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की बर्बादी आप करते जा रहे हैं और किसी को आप जिम्मेवार ठहराते नहीं हैं, तो नीचे सारे लोग जितने भी काम करने वाले हैं वो अपना करते रहेंगे। सवाल उठाया है, काम काज स्मार्ट मीटर लगाए वो सारे जगह जगह जलते जा रहे हैं। कोई बिना बेसलेस बात आप करते हैं तो सुन भी लो। हाँ सुनाइए। आपके अलायंस ने ही प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था मैं ऊपर से 100 रुपया भेजता हूँ, नीचे 10 रुपये पहुँचते हैं, रिकॉर्डेड है, देश के प्रधानमंत्री का बयान है। तो उन्होंने बेबस थे, तब अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज देश के प्रधानमंत्री किसानों को 2000 रुपये 6000 रुपये भेजते हैं, तो 6000 रुपये से 6000 उसके खाते में आता है। आज हम किसी का मकान बनाते हैं, उसको 1,66,666 रुपये देते हैं, तो पूरे का पूरा उसके खाते में पैसा आता है। आज किसी को पैसा, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम करता है तो नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। डिफेक्ट लायबिलिटी वर्क जो लाया वो हमने ही लाया, और आज जो करता है उसके पैसे 20% रखे जाते हैं। 3 साल तक जब वो काम उसमें कोई कमी रहती है, उसने अपने जेब से करना होता है। इस तरह काम किए गए हैं। और आप अब कोई एक बात लेके बैठ गए, कोई कहीं से लीक हो गया तो वो लीक हो गया, ये कोई मुद्दा थोड़ी होता है। पार्टी से बात करिए आप, इतना विकास हुआ है और आप उसको कहते हैं ये पैसे की वेस्टेज कर रही है। और फिर वही आपने बाबा आदम के जमाने की बात, जब जर्नल ने, जब मानेक शाह ने कहा था नेहरू को कि हम चाइना बॉर्डर पे रोड अप्रोच करते हैं, बनाते हैं, उन्होंने कहा नहीं यहाँ रोड नहीं बनाने, अगर रोड बनाए तो चाइना अंदर आ जाएगा। आर्मी से लिंक करते हो, मैं इसलिए बात रहा हूँ, मैं ही आर्मी फैमिली से हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं अगर ऐसे रोड बना देंगे तो चाइना हमारे अंदर आ जाएगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अप्रोच रोड, कितनी कनेक्टिविटी चाइना बॉर्डर पे बनी है, जहां कितनी बनी है, ये चीजें आपको विकास लगना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। देखिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की पैसे की बर्बादी नहीं कर रही। आज रिंग रोड बनी है जम्मू में, लोग उसका मजा ले रहे हैं। आप जो एक्सप्रेस हाईवे बन, मेरी बात सुन लें, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, 6 घंटे से आप दिल्ली से कटरा जाओगे, इसको आप पैसे की बर्बादी बोलते हो, तो फिर आप पैसा अपने लगाना कहाँ है? शराब घटोले में। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि प्रोग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हो रही है तो पैसे की बर्बादी, पैसे की बर्बादी हो रही है। आप रोड ठीक नहीं बन रहे, रोड ठीक नहीं बन रहे, काम ठीक नहीं हो रहा, पैसे की बर्बादी हो रही है। देखिए बाबुल जी, आपको सच को सच बोलना चाहिए। एक छोटा सा घर भी बनाते हैं तो उसको पूरा हम लोग पूरा प्रूफ बनाते हैं कि यहाँ से बनाते हैं, तो उसमें छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है उसका इलाज होता है। उसके इलाज के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। एक डिफेक्ट लायबिलिटी वर्क का एक आप पूछ लेना, पता कर लेना पहले, मेरी बात सुनिए, आप मेरे को मत बताइए, मैं जानती हूँ। और आप सुनिए, आप फौज की बात कर रहे हैं, जब भी कोई टेंडर होता है, डिफेक्ट लायबिलिटी वर्क होता है उसका, कोई भी काम में कमी रहती है, ठेकेदार अपने जेब से पैसे करेगा, कैसे करते हैं? आप सुनिए मेरी बात, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके राज्य में, अरुणाचल में भी और लद्दाख में भी, महाराज जी मनासर आपने वादे बड़े, आपने वादे बहुत ज्यादा किए हैं और हमारी माली हालत इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, खस्ता माली हालत है। एक गजल अमरुद्दौला जी को कहना चाहता हूँ कि स्टेट को भिखारी मत बनाइए, स्टेट को आत्मनिर्भर बनाइए। हम आपका सहयोग कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर स्टेट कहीं मांगने के काबिल ना हो, खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। मनासर बलोरिया साहब आप चिंता नहीं करिए, हमें रूल करना आता है, आपको सिर्फ अपोजिशन में बैठना आता है और सिर्फ जो है नुक्ताचीनियां करने आती हैं। आपकी सलाह की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है रूल कैसे किया जाता है और कैसे लोगों के मुद्दों को हल किया जाता है। आपने 10 सालों में ये बताइए बलोरिया साहब, और 5वें दिन के मुद्दे आपने ये बताइए क्या किया, सॉल्व क्या किया है? ये जो आप ये विकास बताते हैं। 1 मिनट बलोरिया साहब, 1 मिनट दीजिए। 400 बार आपके राज में हमने नेशनल हाईवे बंद किया सिर्फ इसलिए कि ट्रांसफार्मर डैमेज, क्योंकि आप सिर्फ अपोजिशन करना ही जानते हैं ना जनाब, आप अपोजिशन करना है सिर्फ अपोजिशन। और 2-6 दिन के बाद ठीक है ना, आप चिंता मत करिए, रूल करना आता है हमें, ठीक है ना। ये जब भी कोई मुद्दा होता है आप लाके नेहरू को बीच में ला देते हैं, इंदिरा गांधी सच्ची बात करते हैं ना। मनासर की बात रहेगी। मनासर अर्थव्यवस्था, देखिए माली हालत, देखिए स्टेट की यूटी की माली हालत नहीं है, ये कैसे हो सकता है? देखिए विनोद जी, अपने पुरखों को छोड़ सकते हो, आप अपने नाना दादा परदादा को छोड़ सकते हो, जो इतना अच्छा काम किया बड़ी शेखी से कहते हो मैं उसकी
बहू हूँ, उसकी बेटी हूँ, No, मैं भी कहता no, हूँ मैं उसका no. बेटा हूँ, वो मेरे दादा But हम अपने बच्चों लेकिन को शोर ये नहीं रहने बोलते कि दीजिए। हम अपने बच्चों को बोलते चलिए हैं, मना साहब आपको सनातनी चाहिए है, आपका संस्कार है सुन हमारे, रहे हम अपने अगर बुजुर्गों हम को छोड़ बात नहीं करते बिलोरिया सकते। साहब मना साहब मना साहब कमजोर माली हालत विनोद में जी, सुना हम के। शराब भी करते विनोद हैं। जी इन्हें कहिए चिंता मत करिए बिलोरिया साहब, चिंता हम हमें जानते है हैं ही। आपने अपोजिशन में बैठना है, अपोजिशन में बैठिए, शोर डालिए। आज 10 सालों में आपने क्या किया मुझे बताइए। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये जो वो सड़कें तो बनाई हुआ है, है। ये सड़कें बनाई है, जम्मू के कितने लोग आप इसमें जो आ आपने रहे हो, लगाए सड़कों में आ रहे हैं? हैं। जम्मू के कितने लोग इसमें लगाए काम ही हैं? नहीं ये जो किया रिंग आपने। रोड आप हमें बताते हैं बड़ा मजा लेंगे, उस मजा का क्या बात है? यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर का बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली हो, आप कौन सी एम्प्लॉयमेंट मेरी बात, दीजिए? मैं बात आपने जो है खनन माफिया बाहर से लेके आ गए हैं, शराब का माफिया आप बाहर से लेके आ गए हैं, आप क्या बात करते आपने हैं? कौन सी कहाँ बातों से पे? लाए थे? कहाँ से? जो कहाँ? मिलिटेंसी वो तो कहाँ 10 से सालों लेके में आए थे? कहाँ मिलिटेंसी खत्म कर दी? आप कहाँ से लेके कौन आए सी थे? मिलिटेंसी? आपके दिल पे हाथ रख के कहिए बिलोरिया साहब कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है, मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आपके फारूक ने बताइए। बोला था, मैंने तो थोड़े से लोग थे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के, ये छोड़िए आप, सिर्फ झूठे इल्जाम आप लगाना जानते हैं। आप 10 सालों में बताइए ना, हमें टाइम दीजिए जनाब, सब कुछ ठीक करिए। 10 सालों में कुछ नहीं किया, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिनको वाजपेयी साहब बस में बिठा के ले थे, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो यूनाइटेड नेशन में लड़े थे कश्मीर के लिए, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जब 96 में आप इलेक्शन नहीं लड़े थे ना, तो ये वही फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन लड़े थे। आप क्या बातें करते हैं आप? जब जरूरत पड़ती थी फारूक अब्दुल्ला याद आया, और अब ऑपोजिशन में बैठिए सिर्फ डबली बचाइए, बाकी तरक्की करना हम जानते हैं, रूल करना हम जानते हैं। आपने सिर्फ ऐसे ही शोर डालना है आपने, ठीक है ना, आपने ऐसे ही शोर डालना है, शोर डालिए जितना आप डाल सकते हैं। कोई तरक्की करनी, कोई तरक्की नहीं की। मैं सवाल ये पूछ रहा था आपसे कि 65,000 के करीब डेली वेजर आपने रेगुलराइज करने हैं, 1 लाख नौकरियां देने हैं, मुफ्त सिलेंडर देने हैं, पता नहीं कितने यूनिट फ्री बिजली भी देनी है आपने महिला परिवार के सदस्य को। मैं विनोद जी देता हूँ इसका जी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। कहाँ से देनी है, सवाल ये है। विनोद जी बिल्कुल सीरियसली आपको मैं बता दूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है ना, बहुत चैलेंजेस है, लेकिन उसको हल करना हमारा काम है। हम जानते हैं कैसे हल किए जाते हैं। जो वादे किए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे, क्यों नहीं पूरे किए जाएंगे? हमने सेंटर के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं ना, ये तो बात नहीं है ना इनकी तरह सिर्फ ऑपोजिशन करनी है, शोर डालना है और कुछ काम नहीं करना। गाली निकालोगे, दूसरी तरफ रिलेशन रखोगे, वो कैसे होंगे? क्यों नहीं, चैलेंजेस को बिल्कुल कबूल करते हैं और हमें पता कि कैसे काम किया जाता है। जो हमारे डेली वेजर है उनको पक्का करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। आपने 10 सालों में अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, 2 डबल इंजन की सरकार थी, आपने कुछ नहीं हमने किया। एक इसको भी डेली वेजर नहीं लगाया। इसमें कोई दो राय आपके लगाए हुए हमने किए हैं। तो आपने पक्के कर देने थे, आप भी कहते थे हम किए ना। आपके लोग तो कहते थे 10 दिनों में हम पक्के कर देंगे, करिए ना, दीजिए हमें साथ, हम पक्के करते हैं, दीजिए आइए, आप भी कहिए कि पक्के करने डेली वेजर, कहिए यहाँ पे। सरकार आप इसका मतलब आप करना नहीं चाहते, आप एक्सपोज हो गए ना, आप कहते थे कि आपकी सरकार आई 10 दिन में आप पक्के कर देंगे। आपके डेली वेजर जो बाकी चैलेंजेस है, हमें आप बिलोरिया साहब बिल्कुल चिंता मत करिए, हम करके बताएंगे। 5 साल हमारे पास है, 5 साल में विनोद जी ये सारे चैलेंजेस जो है हम इनको हल करेंगे, जो अपना मैनिफेस्टो उसको प्रॉपरली बिल्कुल ठीक ढंग से लागू करेंगे। ये शायद यही कारण है कि आपकी जो तेवर है वो केंद्र सरकार के प्रति नर्म हो गए, क्योंकि जाना तो वहीं पे है। विनोद जी काम करने हैं ना, झगड़े थोड़े करने हैं, इनकी तरह झगड़े थोड़े जब काम करने हैं तालमेल बिठा के ही करने हैं ना। हमने ये कोई ठेका लिया कि सेंटर के साथ झगड़ा ही करना है? हमने लोगों के मुद्दों के लिए अगर सेंटर के पास कटोरा लेके भी जाना पड़ेगा ना, हम वो भी लेके जाएंगे, लोगों का मुद्दे हल करेंगे, इनकी तरह शोर नहीं डालेंगे। 10 साल डबल इंजन की सरकार की कश्मीरी पंडितों का कुछ नहीं किया, डेली वेजरों का कुछ नहीं किया, खनन माफिया बाहर से लेके आ गए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं किया। हमने अपने लोगों के मुद्दे हल करने हैं, हमने झगड़ा नहीं करना है, झगड़े की कोई राजनीति नहीं करनी है, ये लोग करते हैं। ये आज भी ये कोशिश है इनकी कि 5 लोग हम अपने डाल दें, अपनी मेजॉरिटी। ऐसी संभावना हो सकती है कि अगर आप मैंडेट को सम्मान दें, मिलके बना लें सरकार बीजेपी के? नहीं, बीजेपी के साथ तो जनाब कोई ऐसा कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति अलग किस्म की, हमारी राजनीति लोगों के मुद्दों की है। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ ऑपोजिशन करना जानते हैं। ये जब सरकार में थे तब भी ऑपोजिशन जैसे ही बात, इसीलिए में 3 बार 5 सबसे ज्यादा लंबी सरकार है हिंदुस्तान के इतिहास में, तो हमारी रिपीट हुई है। हरियाणा में तीसरी बार आए हैं, केंद्र में तीसरी बार आए हैं।
देश की जनता हमें बार बार मैंडेट दे रही है राज करने का, और आप बोलते राज नहीं करने आता। आपको भ्रष्टाचार करने आता है, बाकी और को काम नहीं आता। जब आप महाराष्ट्र की सरकार तोड़ते हैं ना तो भ्रष्टाचार से ही तोड़ते हैं। जब आप मणिपुर की तोड़ते हैं ना तो भ्रष्टाचार से एमएलए खरीदते हैं। गुजरात में कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं? भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं क्या? बिलोरिया साहब सरकार आपको डाउट है कि राज कर रहे हैं, तीसरी बार सरकार आ रही है, लोग मैंडेट दे रहे हैं गवर्नेंस। देखिए डाउट के हम तो बिलोरिया साहब एक मिनट, हम तो देखिए डाउट की बात नहीं कर रहे हैं। और मैं बड़ी खुश हूँ कि अगर यहाँ जो सरकार बनने जा रही है इतने सालों के बाद, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट दिया है कि हम केंद्र के साथ मिलके, एलजी के उसके साथ मिलके हम सरकार चलाएंगे। देखिए सरकार चलाने के लिए हर चीज़ का तालमेल होना बड़ा ज़रूरी है। जो ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं उनकी भी बात सुननी बड़ी ज़रूरी है। ऑपोजिशन अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें देता है तो उसको भी सिर माथे पे रख के लोगों के लिए काम करने की ये बात है। और हम ये तो चाहते हैं कि हमारा जो महराज मलिक है, चाहे वो इकलौता हमारा एमएलए, पर क्योंकि वो जुझारू और कर्मठ नेता है एंड वो यंग बच्चा है और काम तो उसको अपोजिशन में भेजना था। नहीं, अपोजिशन में क्यों भेजना था उसको, लेकिन काम वो करेगा तो अच्छी बात है। और दूसरा ये बात है कि तालमेल के साथ ही लोगों के मुद्दे सॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल मैं करके कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती है। वही तो हम समझा रहे हैं इनको विनोद जी। आप समझाइए, शीला दीक्षित ने 15 साल सरकार चलाई दिल्ली में, अपोजिशन में 15 साल सरकार चलाई है, दिल्ली का विकास किया। और मैं तो ये करें 10 साल से, उनको सरकार चलाना नहीं आती। अगर केंद्र के साथ बना के रखे तो दिल्ली में विकास करता। हरियाणा की दिल्ली के लोगों को चला इन्होंने। वो जल्दी ही कल चिट्ठे जो आपने वहाँ किए हैं हरियाणा में, महाना जी पता चल जाएगा सरकार कैसे चलती है। शीला दीक्षित जी ने 15 साल सरकार चलाई दिल्ली में, 15 साल और दिल्ली का विकास किया। सरकार थी केंद्र के साथ मिलकर चलाई। आप जब दिल्ली में आए तो ऐसा उठ पटांग किया दिल्ली वालों का बेड़ा कर अपना मतलब आप शीला दीक्षित जी को अप्रिशिएट करते हैं ना। देखिए दोगली बात नहीं करिए ना, दोगली बात नहीं करिए। फिर आप कहिए ना, कहिए हम शीला दीक्षित जी को अप्रिशिएट करते हैं, कांग्रेस को अप्रिशिएट करते हैं, ये दोगली बात है। शीला दीक्षित जी ने नहीं, आप कहिए ना, आपने अभी महाना जी कैसे चलाते हैं उनको। चलिए मनाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिलोरिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महाना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, सरकार का गठन कभी भी हो सकता है और ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐतिहासिक सरकार होगी। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।